जय हिंद साथियों। 5 मॉडल पेपर मैं आपको दे चुका हूं। अब तक 5 मॉडल पेपर के 50 प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बहुकोणीय चर्चा का मैंने प्रयास किया है। मल्टी डायमेंशनल चर्चा जिसे बोलते हैं, जिसमें सारे आयामों पे जुड़े सारे तथ्यों पे चर्चा करने का प्रयास किया जाए। लेकिन चर्चाएं क्या इतनी ही बड़ी हो सकती हैं? क्या इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती? इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। संक्षिप्त तो आपने सैकड़ों हजारों बार देखी है, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन फिर बहुत ज्यादा बड़ी, फिर थ्योरी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं प्रयास करता हूं कि उतनी पर्याप्त चर्चाएं, पर्याप्त विश्लेषण हो जो प्रश्न को समझने में आपको सबसे ज्यादा मदद दे। तो मैं चाह रहा हूं कि एक संतुलित, एक अच्छी व्याख्या आपके साथ चले, बढ़िया व्याख्या आपके साथ चले। तो हम हर मॉडल पेपर में इसी प्रयास के साथ, श्रेष्ठतम समझ बनाने के प्रयास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि हर मॉडल पेपर में कुछ अच्छे नवीनतम प्रकार के प्रश्न, जो अलग अलग परीक्षा, लेकिन प्रश्न वही होंगे जो परीक्षा में आए हैं। मैं इसलिए इन सारे प्रश्नों का संग्रह आपको देना चाहता हूं कि एक बार हर परीक्षा का एक कलेक्शन जब आपके पास, राजस्थान के, एमपी के, यूपी के सीटेड प्रश्नों का जब कलेक्शन आपके पास सॉल्व होने में निकल जाएगा, एक विशाल कलेक्शन, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं पक्का। तो चलिए विद्यार्थियों, इस छठे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न लेकर के मैं आपके बीच में मौजूद हूं और हम लोग फिर से चर्चा करेंगे और वही सार्थक चर्चा करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं। तो पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों का, तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों का, तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ यानी कि वे ऐसी विधियां जिसमें तथ्य, जिसमें प्रेक्षण लिए गए हैं, और वस्तुनिष्ठ विधियों की अध्ययन कि उपयोग पर बल दिया गया है, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद। आपको पता है मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्राइड का था, सिगमंड फ्राइड जो इस विचारधारा से संबंधित है। संरचनावाद जिससे विलियम वुंट और टिचनर जो इससे संबंधित है। व्यवहारवाद जिससे जेबी वॉटसन संबंधित है। और संज्ञानवाद जिससे जीन पियाजे संबंधित है। जीन पियाजे को संज्ञानवाद का जनक। तो ये जो हमने, जैसे ये तो मैंने अलग से लिख दिया है जिससे याद बना रहेगा, चर्चा होती रहेगी। लेकिन ध्यान रखो, ऐसा कौन सा संप्रदाय था? व्यवहारवाद वो संप्रदाय था जिसने मनोविज्ञान के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक विधियों के उपयोग पे सबसे ज्यादा बल दिया। तो व्यवहारवाद जो अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, जो प्रेक्षण पे बल देता है, निरीक्षण पे बल देता है, जो वस्तुनिष्ठ विधियों के उस पे बल देता है, जो वातावरण के आधिपत्य को, वातावरण की प्रमुखता को स्वीकारता है, वो एक संप्रदाय है जिसने तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पे सबसे ज्यादा बल दिया है। तो चलिए, व्यवहारवाद इसका करेक्ट आंसर होगा। संरचनावाद, चेतना की बात की गई है। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने, आपको पता है, मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं, प्रवृत्तियां, जो 3 प्रवृत्तियां हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की, चेतना के 3 स्तर पे बात की, चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस पे जुड़ी हैं। व्यवहारवाद तो अभी हमने बात की। और संज्ञानवाद जो एक निर्मितवाद का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक शक्तियों द्वारा ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत है जीन पियाजे का। और एक सामाजिक निर्मितवाद जो लिव वाइगोट्स्की का है। तो हम जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं, मनोविज्ञान की संप्रदाय जो पढ़ते हैं, वहां पर ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं परस्पर। बहरहाल इसमें याद रखेंगे आप कि व्यवहारवाद वो विचारधारा थी, व्यवहारवाद वो संप्रदाय था जिसने अध्ययन में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक विधियों के प्रयोग पर बल दिया। करेक्ट आंसर व्यवहारवाद। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग है, वो शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या नहीं है? तो कार्य क्या नहीं है, इसका मतलब 4 है। 4 में से 3 नहीं है। कौन सा एक कार्य नहीं है? तो इसका मतलब 3 है, 1 नहीं है। ये पहला वाला प्रश्न कौन सी परीक्षा का, मैं तो देख ही नहीं पाया। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सोशियोलॉजी 2013, लेक्चरर 2013 का प्रश्न था। ये वाला प्रश्न भी लेक्चरर का है, बायोलॉजी 2020 का। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, इसका मतलब 3 है। अधिगमकर्ता को जानना, ढोल बजा करके शिक्षा मनोविज्ञान का काम है।
विषय वस्तु का चयन संगठन करना, ढोल बजा करके मनोविज्ञान का मनोविज्ञान संबंधित ही शिक्षक से होता है, शिक्षार्थी से होता है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से होता है। तो हर वो चीज जो शिक्षण को, अधिगम को, दोनों को प्रभावित कर रही है, वो व्यक्ति, उन सब से जुड़ा शिक्षा मनोविज्ञान है। तो अधिगमकर्ता को जानना शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, विषय वस्तु का चयन संगठन करना शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, सीखने की प्राविधियों की सलाह देना ये गाजे बाजे के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। ये तीनों इसके कार्य हैं। और चौथा देख लो, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है। असामान्य, ये मनोविज्ञान का काम तो है लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना ये असामान्य विज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान का काम है। ये मनोविज्ञान की जो शाखाएं होती है, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तो ऐसे व्यक्ति जिनका असामान्य मनोविज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों को समझना वो इसी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा। ये तीनों कार्य जो हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य हैं। चलो, तो हमने जैसे कहा इस बात को, तो आप शिक्षा मनोविज्ञान को तो सरल तरीके से याद रखा कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। तो शिक्षक से, शिक्षार्थी से, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से जुड़े जितने भी काम होंगे वो सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएंगे। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 53, मानव विकास होता है, ये भी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स में आया 2016 में। मानव विकास होता है, कैसा होता है? क्या केवल मात्रात्मक होता है? क्या केवल गुणात्मक होता है? एक सीमा तक अमापनीय, यानी कि उसे मापा नहीं जा सकता एक सीमा तक, और मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। और आपको पता है हम मानव विकास को हमेशा केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक इस श्रेणी में नहीं रख सकते, और एक सीमा तक अमापनीय ये तार्किक उत्तर नहीं है। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रवृत्तियों का होता है। मात्रात्मक होता है शारीरिक पक्ष से जुड़ा, और गुणात्मक होता है संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा। तो विकास के जो चार आयाम होते हैं, चारों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का समावेश होता है। इसीलिए विकास और अभिवृद्धि में जब हम अंतर की एक चार्ट बनाते हैं, उस अंतर के चार्ट में हम लिखते हैं अभिवृद्धि के सामने का, अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। चलिए, अगला है परिपक्वता, मैचुरेशन, है ना। परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन एक प्रक्रिया है। अब परिपक्वता होता क्या है? क्या परिपक्वता कहीं से सीखी जाती है? क्या परिपक्वता हमको कोई देता है? सामाजिक प्रतिक्रियाओं में वृद्धि, एक प्राकृतिक जैविक विकास, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक बदलाव, पर्यावरण दबाव के कारण एक बदलाव। क्या जो मैचुरेशन है, जो परिपक्वता है, क्या वो पर्यावरण के दबाव के कारण आप में जो बदलाव आएगा, वातावरणीय कारकों से जो बदलाव आएगा, क्या वो होगा? बिल्कुल सांस्कृतिक कारणों से जो बदलाव आएगा वो होगा? नहीं। मैच्योरिटी तो एक जैविक विकास जो होता है बालक का, जो ईश्वर प्रदत्त है, जो अपने आप हो रहा है, और वो अपने आप जो विकास हो रहा है, एक परिपक्वता जो आ रही है, वो अपने आप बच्चों को कुछ सिखा रही है, शिशु को, बालक को, वो उनको अपने आप कुछ चीजें उनके अंदर स्वतः पैदा होती है, वो जैविक विकास होता है, और वो स्वतः होता है। तो और स्वतः मतलब प्राकृतिक तौर पर होता है। तो प्राकृतिक जैविक विकास जो होता है, सामाजिक प्रतिक्रियाओं में वृद्धि, ये आपके अधिगम के अंतर्गत आएगा। सांस्कृतिक प्रभाव के कारण आप जो सीखोगे वो अधिगम में आएगा, पर्यावरण के कारणों से आप जो सीखोगे वो अधिगम में आएगा। लेकिन प्राकृतिक जैविक विकास जो होगा वो अधिगम नहीं है, परिपक्वता अधिगम नहीं है। परिपक्वता प्राकृतिक तौर पर जो विकास होता है, तो उस विकास के फलस्वरूप हम कुछ चीजों को, कुछ क्रियाओं को स्वतः सीख जाते हैं, वो मैच्योरेशन है, वो परिपक्वता है। तो एक प्राकृतिक जैविक विकास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो परिपक्वता एक प्रक्रिया है जिसे हम प्राकृतिक जैविक विकास के तौर पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश 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 अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गेंग एज भी कहा जाता है। क्वेश्चनिंग एज, क्वेश्चनिंग एज का मतलब होता है जिज्ञासा का काल, जहां पे बच्चा बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा का काल। और गैंग एज क्या होता है? समूह की अवस्था, समूह का काल।
समूह की अवस्था। तो समूह की अवस्था हो, जिज्ञासा की अवस्था हो, वो कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती नहीं है, वयस्क अवस्था होती नहीं है, प्रारंभिक बचपन और पश्च बचपन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान रखो, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, पश्च बचपन जो होता है वो जिज्ञासा का काल होता है, समूह की अवस्था होती है पश्च बचपन जो होता है। तो करेक्ट आंसर होगा पश्च बचपन, जहां पे क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गेइंग एज, समूह का काल होता है। चलिए अगला प्रश्न है 56वां। स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? हमने इस बात को कहा, आपको शायद पिछले प्रश्न में, कहीं पिछले मॉडल पेपर में मैंने कहा था कि ये किशोर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन? स्टेनले हॉल किशोर मनोविज्ञान के जनक है। और इनकी जो पुस्तक थी, ये पुस्तक का नाम परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है, अलग अलग परीक्षा में। इनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। और किशोर मनोविज्ञान के ऊपर इनका बहुत बड़ा शोध, बहुत बड़ा अध्ययन इस पुस्तक में संचित है। एडोलसेंस पुस्तक में उन्होंने किशोरावस्था के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की है। तो इसीलिए हमने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? विस्तृत खाका खींचा है एडोलसेंस नामक पुस्तक में। चलिए, तो पुस्तक याद किया कीजिए, परिभाषाएं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये चीज कहीं जुड़ जाती है, परीक्षा में कई बार पूछी जा सकती है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश 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 में भिन्न होता है बजाय डैश 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 की। यानी कि दो चीजें आएंगी कि इसमें भिन्न होता है बजाय इसकी, यानी कि इसमें नहीं होता है, इसमें भिन्न होता है। ये सी टेट में आया, सी टेट का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 21/2/2016 में। अब आप देखिए मात्रा और प्रकार, एक बार थोड़ा सा हम वाक्य बनाएंगे इन विकल्पों को भर करके। देखिए पहले वाले विकल्प को भरेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। यानी कि बच्चों का जो चिंतन है, बच्चों से वयस्कों की अपेक्षा मात्रा में भिन्न होगा, प्रकार में भिन्न नहीं होगा। ये पहला विकल्प तो ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि आकार और मूर्तपरकता, यानी कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्तपरकता की। मतलब मूर्तता, मूर्तपरकता मतलब मूर्तता के। तो आकार में भिन्न होगा, आकार, चिंतन का आकार कुछ होता नहीं है, ध्यान रखो, आकार की तो बात ही नहीं होती, चिंतन का कोई आकार नहीं होता है, प्रकार होता है। तीसरा है प्रकार और मात्रा, आकार और किस्म ये तो गलत होगा, प्रकार और मात्रा, इसको तीसरे को भी भरो। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। और ये पियाजे ने इस सिद्धांत को दिया, आप समझ ले, पियाजे ने इस बात को कहा कि जो बच्चों का चिंतन है, बच्चों का जो चिंतन है और वयस्कों का जो चिंतन है, तो मात्रा में भिन्न नहीं होगा, प्रकार में भिन्न होगा। बच्चे अलग प्रकार से चिंतन करेंगे, वयस्क अलग प्रकार से चिंतन करेंगे, मात्रा समान होगी, समान का मतलब ऑलमोस्ट समान होगी। तो हम मात्रा को पैमाना नहीं बनाएंगे कि मात्रा में भिन्न है, हाँ प्रकार में भिन्न होता है। बच्चों के चिंतन का प्रकार दूसरा होता है, वयस्कों के चिंतन का प्रकार दूसरा होता है। तो प्रकार और मात्रा विकल्प आएंगे, प्रकार और मात्रा, यानी कि यहां पर आएगा प्रकार, यहां पर आएगा प्रकार और यहां पर आएगा मात्रा, और वाक्य बनेगा, और ये बिल्कुल सही वाक्य होगा। वाक्य बनेगा कि पियाजे ने इस बात को कहा कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, मात्रा में भिन्न नहीं होता है। तो चलिए प्रश्न करेक्ट उत्तर होगा प्रकार और मात्रा, सीटेड में अच्छा प्रश्न था, सोचने वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न है 58। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेश ने संवेगों पे बहुत ज्यादा थ्योरी, अच्छी थ्योरी दी है ब्रिजेश ने। और उत्तेजना जो भाग होता है, तो सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का नहीं, संवेगात्मक विकास का होता है। और उत्तेजना जो है, ध्यान रखो, उत्तेजना जो है वो एक संवेग है। और ब्रिजेश ने इस बात को भी कहा, इस बात को आपने पढ़ा है थ्योरी में, कि जन्म के समय, जन्म के समय केवल उत्तेजना संवेग होता है। जो शिशु होते हैं, शिशु में, मैं लिख दूं, शिशु में, शिशु में केवल उत्तेजना संवेग होता है।
और ये किसने कहा था? ये ब्रिजेश ने कहा। ये ब्रिजेश ने इस बात को कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय उसमें केवल एक संवेग होता है और वो संवेग होता है उत्तेजना। तो उत्तेजना वास्तव में एक संवेग है, ना कि सामाजिक विकास या मानसिक विकास या शारीरिक विकास। ये नहीं है, संवेग से जुड़ा एक पक्ष है, संवेग से जुड़ा एक संप्रत्यय है उत्तेजना, और जन्म के समय केवल उत्तेजना संवेग होता है। ये ब्रिजेश ने इस बात को भी मेंशन किया। तो चलिए, उत्तेजना भाग आएगा संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न है 59, निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। ये प्रश्न तो हम एक दो बार अलग अलग रूपों में पढ़ चुके हैं। कौन सी एक अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत यानी कि प्री कन्वेंशन, प्री कन्वेंशनल, रूढ़िगत यानी कि कन्वेंशनल, संवेदी प्रेरक यानी कि सेंसरोमोटर, और पश्चात रूढ़िगत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। और आप इस बात को जानते हो कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पश्चात रूढ़िगत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीन अवस्थाएं नैतिक विकास के कोलबर्ग के सिद्धांत में होती है, संवेदी प्रेरक नहीं होती है। ये संवेदी प्रेरक टर्म तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत से उठाई है, और संवेदी प्रेरक सेंसरोमोटर जो अवस्था होती है, ये कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरोमोटर स्टेज जो होती है। तो ये जो एक विकल्प होगा, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ी अवस्था में नहीं आएगा। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पश्चात रूढ़िगत। चलिए, तो लास्ट प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, प्रारंभ स्फुट का मतलब होता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रारंभ स्फुट का, और प्रारंभ स्फुट यानी कि इनिशियल स्पर्ट। और आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा मैं कर देता हूं, 3 स्पर्ट की बात थी, मैं इधर बता देता हूं, इधर नया पेज करके 3 स्पर्ट की बात थी। जो स्पर्ट है वो 3 है, और 3 कौन सा है? एक तो इनिशियल है यानी कि प्रारंभिक, एक मध्य स्पर्ट होता है मिडिल स्पर्ट, मध्य, और एक होता है अंतिम स्पर्ट, है ना, लास्ट स्पर्ट। और आप देखिए अधिगम मतलब स्पर्ट है क्या, इसको भी समझ लें आप। अधिगम जो होता है, अधिगम के तीव्र मंद होने की स्थितियों को दर्शाने वाली एक टर्म है ये। और एक बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो इन 3 स्पर्ट से गुजरता है। जो इनिशियल स्पर्ट होता है, प्रारंभिक वो होती है, उसमें सीखना एकदम तेज गति से होता है। प्रारंभिक स्पर्ट में सीखना तेज गति से होता है। जो मध्य स्पर्ट होता है, वहां पर आते आते यहाँ पे अधिगम जो होता है, मैं एक बार चेंज कर लूं, तीव्र गति से अधिगम होता है, तीव्र गति से अधिगम होता है। और यहां आते आते मध्य स्पर्ट में आते आते शिथिलन हो जाता है। तो शिथिलन हो जाता है तो गति जो होती है वो गति धीमी हो जाती है सीखने की। और अंतिम स्पर्ट जो होता है, लास्ट स्पर्ट, ध्यान रखो, इसमें अंत में गति पुनः तेज हो जाती है। जैसे ही अंतिम समय आता है सीखने अधिगम की प्रक्रिया का, जो लास्ट स्पर्ट होता है, वहां पे गति पुनः तेज हो जाती है। ये एक अधिगम प्रक्रिया के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण दिया। तो प्रारंभिक स्पर्ट जो होता है उसमें गति तीव्र होती है, मध्य में धीमी होती है, और अंत में जाके पुनः तेज हो जाती है। तो हम जिस प्रश्न की बात कर रहे थे, अब इस प्रश्न को देखो, प्रारंभ स्पर्ट का मतलब क्या है। एपी टेट में ये प्रश्न आया, अच्छा प्रश्न था। एक बार देखो, अधिगम की प्रारंभ दशा में अधिगम वृद्धि तेज से चलती है, अधिगम की प्रारंभ दशा में अधिगम वृद्धि बहुत धीमी चलती है। गलत बात है ये प्रारंभिक स्पर्ट के बारे में, प्रारंभ के इनिशियल स्पर्ट की बात कर रहा है, ये गलत होगा। अधिगम वृद्धि धीमी चलती है, मध्य में आता है, ये मध्य स्पर्ट की बात होती है। अधिगम की प्रारंभ दशा में अधिगम वृद्धि स्थिर रहती है, गलत है। आप भी कोई काम सीखते हो तो जैसे ही सीखना, या जो कोई कक्षा या कोई भी चीज जब भी आप सीखना शुरू करते हो तो शुरुआत में बड़े तीव्र गति से सीखते हो आप, और शुरुआत में इतनी तीव्र गति से सीखते हो कि क्योंकि उस समय एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा तेज होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है, अभिप्रेरणा तीव्रतम स्तर पे होती है, तो बड़ी तेजी से सीखते हो।
फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपका सीखना जो होता है वो मध्यम होने लगता है, स्लो होने लगता है, और बीच में प्लेटो की स्थिति भी आती है, पठार की स्थिति आती है, जहाँ पे न तीव्र न मंद एकदम स्थिर हो जाता है। लेकिन लास्ट जो चरण होता है उस अधिगम प्रक्रिया का, लास्ट में जाकर के वापस पुनः तेजी आपको आने लगती है। तो प्रारंभ दशा में अधिगम वृद्धि स्थिर रहती है, ये गलत होगा। अधिगम की प्रारंभ दशा में अधिगम वृद्धि ऊंची चौरस भूमि यानी कि प्लेटो अवस्था में रहती है, पठार अवस्था में, ये भी गलत होगा। प्रारंभ स्फुट वो होता है जिसमें अधिगम की प्रारंभ दशा में अधिगम वृद्धि तेज गति से चलती है। तो ये जो चार्ट है, ये मैंने आपको सिंपली समझाया। प्रारंभ में तेज गति से चलेगी, मध्य में धीमी होगी, और अंत में जाकर के पुनः तेज गति से चलेगी। ये 3 स्पर्ट प्रमुख तौर पर होते हैं अधिगम की गति दर्शाने के, अधिगम की सीखने की प्रक्रिया में गति किस हिसाब से रहेगी उसको दर्शाने का, ये प्रारंभिक, मध्य और अंतिम स्पर्ट की बात है। तो करेक्ट आंसर है आपका पहला, अधिगम वृद्धि तेज गति से चलेगी प्रारंभिक स्पर्ट में, ये कथन सही होगा। तो विद्यार्थियों, इस खंड में भी मैंने तो प्रयास किया है कि कुछ अच्छे प्रश्न मिल जाए आपको, कुछ अच्छी चर्चा हो जाए, कुछ अच्छे तरीके से मैं कहीं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊं प्रश्नों को लेकर के, और जहां और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जहां मुझे और ज्यादा संभावना दिखेगी, वहां पे इन विश्लेषणों को, इन परिभाषाओं को और ज्यादा बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। आपकी समझ थोड़ी बने, ठीक मॉडल पेपर बन जाए, अच्छे मॉडल पेपर बन जाए, सार्थक मॉडल पेपर बन जाए, जिससे आपको थोड़ा सा सहारा आपको लगे, बहुत अच्छे आपको लगे, वो आपको मुझे बताना भी है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगले मॉडल पेपर में आकर के फिर से मैं कुछ अच्छी चर्चाएं करूंगा आपके साथ, अच्छे स्तर के कुछ और प्रश्नों को, भिन्न प्रकार के अलग अलग सारे टॉपिकों को मैं लूं, सारे टॉपिकों तक जाऊं, अंतिम टॉपिक तक जाऊं, जो भी आपका सिलेबस है उसको पूरे को कवर करूं सारे मॉडल पेपर में। आप देखेंगे मॉडल पेपरों की श्रृंखला में आते आते फिर कई बार लास्ट में जाकर के मॉडल पेपर में टॉपिक बेस्ड कर दूंगा, अभी तो मिक्स ले रहा हूं सबकी। तो चलिए विद्यार्थियों, अगले मॉडल पेपर में हम लोग मिलते हैं, और पुनः नई ऊर्जा, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम लोग मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।